देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टोक्यो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है और साथ ही रेसलर बजरंग पुनिया को कांस्य पदक जीतने पर सीएम ने शुभकामनाएं दी हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी सफलता पर पूरे देश को गर्व है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में एथलेटिक्स में प्रथम पदक दिलाने वाले भारतीय सेना में सूबेदार नीरज चोपड़ा जी को मैं उत्तराखंड की 1.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। एक सैनिक पुत्र होने के नाते मैं आज अत्यंत भावुक हूं। उनका भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना जहां उनकी जी तोड़ मेहनत का नतीजा है, वहीं सैन्य अनुशासन का भी परिणाम है। नीरज जी के परिवार को भी मेरी ओर से ढेरों बधाइयाँ। तो वहीं प्रदेश में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए सरकार अब बहुत जल्द ही फीस एक्ट लाने जा रही है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के निर्देशन के बाद विभाग की ओर से अब इसका ड्राफ्ट जो है वो फाइनल कर इस शासन को भेजा गया है। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से राज्य में फीस एक्ट के लिए कवायद चल रही है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का यह कहना है कि फीस एक्ट इस प्रदेश का वह संकल्प है जिससे आम अभिभावकों को किसी भी कीमत पर ठगा नहीं जा पाएगा। फीस एक्ट किसी को लाभ पहुंचाना और किसी को नुकसान पहुंचाना, इससे उद्देश्य से ऊपर उठकर अभिभावक संघ, सभी हमारे जिलों के डीएम, हमने उनके माध्यम से समीक्षा कराने के पश्चात, टेक्निकली समीक्षा कराने के पश्चात हमने शासन में मंगा लिया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता कृष्णा कुमार जुड़ चुके हैं। कृष्णा कुमार, हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से सरकार ने यह एक्ट लाई है शिक्षा के लिए। बिल्कुल स्मारिका, देखिए स्कूलों की मनमानी का खुलासा पिछले साल लगे लॉकडाउन में हुआ था, जब स्कूल विभाग जो है एक तरीके से स्कूल प्रशासन अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहा था। तभी कई आरटीआई एक्टिविस्ट इसके पीछे लगे थे। तब आरटीआई एक्टिविस्ट कुंवर जुपेंद्र सिंह ने इसका खुलासा किया था कि उत्तराखंड में फीस एक्ट नहीं है, तभी प्राइवेट स्कूल की मनमानी अपनी चरम पर है, जिस वजह से अभिभावकों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। तो कई समय से जो है एक उत्तराखंड सरकार से मांग करी जा रही थी कि उत्तराखंड में फीस एक्ट बनाया जाए और प्राइवेट स्कूल संचालकों की मनमानी रोकी जाए, जिसपे अब बीजेपी ने, उत्तराखंड सरकार ने कमर कस ली है और उत्तराखंड फीस एक्ट को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, जिसको शासन में भेजा है। संभवतः अब होने वाली कैबिनेट बैठक में या आगामी विधानसभा सत्र में इस फीस एक्ट को मंजूरी मिल सकती है, जिसके बाद जो अभिभावकों की जेब पर डाका डाल रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। सरकार का ये फैसला जो है ये ना किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, ना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड सरकार जो है दोनों कह सकते हैं अभिभावकों को स्कूलों की रेख के लिए ये कानून बना रही है और दोनों को इससे राहत मिलेगी। स्मारिका जी कृष्णा, एकदम सही कहा आपने कि जिस तरीके से अगर ये एक्ट बन जाता है तो सभी को ये इसका फायदा देखने को मिलेगा। अब निजी स्कूल ये मनमानी नहीं कर सकेंगे, जो अधिक फीस ली जाती है वो भी नहीं ली जा पाएगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के 2 जाबाजों ने टोक्यो ओलंपिक्स में पहले कुश्ती के मुकाबले में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता और फिर नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में देश के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया, जिससे पूरा देश समेत प्रदेश में खुशी की लहर दौड़ गई है। तो वहीं इसकी एक झलक मसूरी में भी देखने को मिल रही है, जहां लोगों ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। निश्चित ही ये बड़ी गौरव की बात है कि नीरज चोपड़ा जी द्वारा जो है जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता गया है और निश्चित ही ये प्रधानमंत्री जी का जो प्रोत्साहन है सभी ओलंपिक्स और नीरज चोपड़ा जी जो उन्होंने पर्सनली बात करी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पहली बार है कि कोई प्रधानमंत्री ने अपने जो है ओलंपियन से डायरेक्ट बात की हो और जिनका जो भी प्रदर्शन रहा है उनका उत्साहवर्धन किया है। उन्होंने कहा है कि निराश होने की जरूरत नहीं है और निश्चित ही जब देश का प्रधानमंत्री ओलंपियंस के पीछे खड़ा होता है तो एक बहुत बड़ा बल ओलंपिक्स को मिलता है। इंडिविजुअल जो लेवल मेडल्स में दूसरी बारी भारत को स्वर्ण पदक मिला है और भारत जो कि इस ओलंपिक में अभी तक गोल्ड मेडल से वंचित रहा था, उसमें
नीरज चोपड़ा जी ने जो स्वर्ण पदक जीता है, इससे हम सब की छाती चौड़ी हुई है और आगे आने वाले ओलंपिक्स में बच्चों को, स्पोर्ट्समैन को एक प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। जहाँ तक स्पोर्ट्स की सवाल है, स्पोर्ट्स और खेलों में जितना आगे बढ़े उससे एक देश का नाम रोशन होता है। तो वहीं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल ने मसूरी में भव्य पासिंग आउट परेड का आयोजन किया है, जिसमें 53 अधिकारी शामिल हुए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर आईटीबीपी की ओर से प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ आईटीबीपी नामक एक विशेष पुस्तक का विमोचन किया और परेड को सलामी भी ली। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पंचदशनाम जूना अखाड़ा स्थित मां माया देवी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। तो वहीं तीरथ सिंह रावत ने दावा करते हुए कहा कि उत्तराखंड में दोबारा बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और इसका मुख्य कारण बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड में किया जा रहा विकास है। मैं अभी दिल्ली से आया हूँ और मुझे अभी रुद्रप्रयाग गौचर जाना है। कल वहाँ एक कार्यक्रम है बीआरओ के द्वारा, अमृत महोत्सव 75 साल पूरे देश को होने जा रहे हैं, उस पर 2022 हम लोग जीतेंगे। तो वहीं कांग्रेस के उत्तराखंड प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी अपने गृह क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। गौरतलब है कि गृह क्षेत्र होने के नाते खटीमा की सीट हॉट सीट हो गई है, जिसके मद्देनजर शक्ति प्रदर्शन करते हुए मिशन 2022 के लिए भुवन कापड़ी को मजबूती प्रदान की गई है। इस दौरान भुवन कापड़ी ने शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। खटीमा की जनता ने जब भी मैं कुछ बनकर आया या मुझे बनाने की बात हो तो हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा सहयोग किया है और हमेशा ही गर्मजोशी से मेरा स्वागत किया है। मैं जब लोकसभा अध्यक्ष बना तब भी बहुत गर्मजोशी से किया, जब यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना तब भी बहुत गर्मजोशी से स्वागत हुआ, मंडी में गर्मजोशी से स्वागत हुआ और पिछले चुनाव में जहां 57 पर भारतीय जनता पार्टी आई तो मैं सबसे कम वोटों से हारने वाले लोगों में आया, तो उस टाइम भी। तो वहीं नई टिहरी के डाइजर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का जोरदार स्वागत किया। इस प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जिला मुख्यालय के विकास भवन के हॉल में कार्यकर्ताओं बुथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र भी उन्होंने दिया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आगे कहा कि 252 बैठक हमारी समाप्त हुई है और 70 बैठकों का क्रम अभी जारी है। इसी बीच 25 बैठकें अलग से होने वाली हैं। तो वहीं सितारगंज के शक्ति फार्म को उप तहसील बनाए जाने की घोषणा पर जनता ने राज्य आंदोलनकारी फकीर सिंह कन्याल का स्वागत किया है और साथ ही उनका आभार व्यक्त किया गया है। इस दौरान कन्याल ने कहा कि शक्ति फार्म को उप तहसील बनाने की मांग सबसे पहले उन्होंने ही उठाई थी। यह शक्ति फार्म की जनता की जीत है। इस क्षेत्र की जो मेन समस्या है, मेरे जो दिल में था कि शक्ति फार्म में एक अलग तहसील क्यों नहीं बन सकती है। मैंने जब से चुनाव का रण खोला है तब से मैंने एक दिमाग में रखा है कि अगर सितारगंज में तहसील है, नानकमत्ता में तहसील है, तो शक्ति फार्म में तहसील क्यों नहीं होनी चाहिए। आज मुझे खुशी है कि मेरे युवा साथी, मेरे इन लड़कों का, मेरी माताओं का धन्यवाद अदा करूंगा। तो वहीं टनकपुर राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार कटारिया के नेतृत्व में कोरोना टीका उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थी और उनके अभिभावकों शिक्षकों ने वैक्सीन लगाई। महाविद्यालय प्रबंधन के अनुसार कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए विद्यालय में 150 लोगों का वैक्सीनेशन जो है वो किया गया है। ये जो टीकाकरण है, ये इसके लिए हमें प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा और निदेशक उच्च शिक्षा के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें हमें ये आदेशित किया गया था कि महाविद्यालय में जितने भी छात्र अध्ययनरत हैं, छात्र छात्रा, शिक्षणेतर कर्मचारी और प्राध्यापकगण, चूँकि
कोविड-19 चल रहा है और तीसरी लहर के आने का खतरा है। तो वहीं कोटद्वार नगर निगम के खाते से 23 लाख की धनराशि उड़ाने का मामला सामने आया है। निजी बैंक की ओर से नगर निगम को पहले जारी हुए 2 चेकबुक में नगर आयुक्त और लेखाधिकारी के जाली हस्ताक्षर कर ये धनराशि निकाल ली गई, जिसके बाद नगर आयुक्त के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने अब जांच शुरू कर दी है। नगर निगम के द्वारा एक तहरीर दी गई है जिस पर थाना कोतवाली में अभियोग दर्ज हुआ है। अब अभियोग दर्ज होने के बाद विवेचना होती है, तो इस बारे में कोई चीज़ हम अभी कहें वो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि विवेचना में विवेचक अपनी कोई राय न पेश करे। तो वहीं लक्सर में गन्ना जिलाधिकारी ने गन्ना सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया है। इस समिति कार्यालय से 3 कर्मचारी नदारद पाए गए, जिनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है। तो वहीं डीसीओ शैलेंद्र सिंह ने बात कही है, तो उन्होंने ये बताया कि किसानों की लंबे समय से कर्मचारियों की शिकायत मिल रही थी कि कर्मचारी काम पर आते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद अपने घर लौट जाते हैं, जिसके चलते सभी काम पेंडिंग में चल रहे हैं। सूचना मिल रही थी कि कर्मचारी सुबह आते हैं और शाम को निकल जाते हैं, और कुछ यहाँ पे जो बैलेंस शीट का हमारा काम काफ़ी सालों से पेंडिंग चल रहा था, उसी के बारे में कुछ निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित था मेरा। उसी के सिलसिले में आज यहाँ से निरीक्षण किया जाए। हालांकि निरीक्षण में 2-3 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं, उनकी एब्सेंटी हमें लगा दी है और उनका स्पष्टीकरण भी इसमें। तो वहीं रामनगर के खेतों में पहली बार हुड़कियां बोल के गूंजते स्वरों ने आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों को न केवल पहाड़ की माटी की याद दिला दी, बल्कि हुड़के की थाप कर गूंजते लोक गीतों ने धान रोपाई के जटिल काम को भी आसान बना दिया है। बात करते हैं उम्मेदपुर गांव की, तो वहां पूर्व विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के खेतों में धान रोपाई के दौरान हुड़के की थाप के साथ धान रोपाई का कार्यक्रम हुआ। एक पारंपरिक सांस्कृतिक विधा है पहाड़ की हुड़किया बोल, जैसा नाम से विदित है। पहाड़ी कुमाऊनी में एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिसको कहा जाता है हुड़का, जो दोनों तरफ से बजता है, डमरू से बड़ा होता है, मतलब बड़ा डमरू मान लीजिए। और बॉल कहा जाता है श्रम को, काम करने को, लेबर को जो है उसको बॉल कहा जाता है कुमाऊनी में, तो उससे बना हुड़किया बॉल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक पर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बाईपास रोड से बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही रहती है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतारें लगने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में नेशनल ह्यूमन राइट कमेटी के डिप्टी कन्वीनर मोहम्मद आदिल फरीदी ने केंद्र और राज्य सरकार से ये मांग की है कि आमजन के समस्याओं को देखते हुए इस रेलवे फाटक पर अंडरपास होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि फाटक के ज्यादा समय बंद होने से लंबा इंतजार करना पड़ता है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार में भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने संबंधित अधिकारी को सतर्कता बरतते हुए मोटर मार्ग को सुचारू रूप से शुरू करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कार्यस्थल में सुरक्षा के मद्देनजर लाउडस्पीकर स्थापित कर कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश भी उन्होंने दिए। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थान के पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मार्ग पर डोर बैरियर लगाएं ताकि भूस्खलन से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई भी जान माल का नुकसान न हो। मलबा के आने की वजह से रोड बाधित हो गया है। लगातार 2 दिनों से यहाँ पे कार्य चल रहा है। कल शाम में रोड खोल भी दिया था अस्थायी रूप से, लेकिन आज सुबह दोबारा से मलबा दोबारा स्लाइड होने की वजह से जमा हो गया है और अभी लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसको देखते हुए एनएच के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो कार्यदायी संस्था है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने अभी जब मैं मौका निरीक्षण कर रहा था तभी भी एक स्लाइड पर बड़ा पत्थर आया है, तो उसकी वजह से खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो वहीं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से लगे लक्षेश्वर में सेब की 2 प्रजाति डार्क बैरून गाला और स्कारनेट का
उत्पादन हो रहा है। इस दौरान अजय पुरी ने इस प्रजाति के करीब 250 पेड़ लगाए हैं, जिसमें 100 पेड़ों का सैंपल दिया गया है। आपको ये बता दें कि जनपद मुख्यालय के नजदीक इस प्रजाति के सेब का उत्पादन पहली बार हुआ है। नई तकनीक से इसी साल मार्च में पौधा रोपित किया गया और मई में सेब के पेड़ में फल लगने शुरू हो गए। लो हाइट पर, मतलब उत्तरकाशी की हाइट पर भी अच्छा प्लांटेशन पूरी की द्वारा जो किया गया है उसका अवलोकन किया। इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने और इन्होंने जो प्रयास किए हैं उससे निश्चित तौर पे एक एग्जांपल सेट हो सकता है। आजीविका का नया स्रोत डेवलप कर सकते हैं लोग कि इस हाइट पर भी हाई डेंसिटी का सेब का प्लांटेशन कर सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड में भारी बारिश होने से जगह जगह भूस्खलन हो गया है, जिसकी कुछ तस्वीरें मसूरी और पौड़ी जिले से सामने आई हैं। सबसे पहले बात करेंगे मसूरी की, जहां भारी बरसात के कारण भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जिसके चलते वाहनों की लंबी कतार लगने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं अब बात करेंगे पौड़ी की, नागांव की, जहां ग्रामीणों की गाय बकरियों समेत दर्जनों मवेशी मलबे के नीचे दबकर मर गए। तो वहीं मृतक मवेशियों का पोस्टमार्टम करने के लिए पशुपालन विभाग को निर्देशित कर दिया गया है और साथ ही 24 घंटे के अंदर मानकों को अनुरूप मुआवजा देने की बात भी कही गई है। तो वहीं हिंदू समाज के लोगों ने राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में गदरपुर में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किया है और जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में मंदिर तोड़ने का एक मामला सामने आया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध करते हुए पाक पीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। जब भारत का विभाजन हुआ था उसमें पाकिस्तान में मात्र 10% से भी कम हिंदू रह गया था। वह पिछले 70 साल में घटता लगभग 2% रह गया है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को अपने अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की चिंता करने की बिल्कुल चिंता उनको नहीं है। हिंदू समाज के वहाँ पर धर्मांतरण होता है, हिंदू समाज के साथ ज्यादतियाँ होती हैं और जो हमारे पूजा स्थल होते हैं बार बार उसको फूंक दिया जाता है, पूरा सब पे हमला किया जाता है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश एम्स को एम्बुलेंस भेंट की है, जिसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया और रिबन काटकर टीन शेड का उद्घाटन भी किया गया। दरअसल कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए ऋषिकेश एम्स ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल को 2 एम्बुलेंस देने और 2 अलग अलग स्थानों पर टीन शेड बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। पिछले दिनों जिस प्रकार से कोरोना की महामारी बहुत वेग पे थी और मुझे याद है कि मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी कि मैं एम्स में क्या कुछ कर सकता हूँ। इन्होंने कहा कि मेरे लिए यहाँ पे वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी यदि आप दे सकते हैं तो कुछ एम्बुलेंस हमें दे दें। और 2 एम्बुलेंस देने की उस समय मैंने घोषणा की थी और 2 टीन शेड आपने मुझे उस टाइम मुझे याद है, उससे पहले एक बार मेरी आपसे बात हुई थी, बहुत पहले बात हुई थी, तब आपने मुझे टीन शेड का एक बार आग्रह किया था, तो मैंने वो याद दिलाई थी। प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपको याद है तो आप वो भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो वहीं हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक गांव को पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रमेश निशंक पोखरियाल ने गोद लिया है, जिसे लेकिन हालत यह है कि गांव के लोग हर रोज अपनी जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। अगर कोई बीमार है तो उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। तो वहीं कई बार खेत में ही गर्भवती महिला ने बच्चे को जन्म दिया है। आजादी के बाद भी आज तक किसी जिम्मेदार अधिकारी या नेता को इनकी सूद लेने की फुर्सत नहीं मिली है। उत्तराखंड देवभूमि अपने हरिद्वार जिला के राजाजी नेशनल पार्क के तलहटी में बसे ये ग्रामीण क्षेत्र है और जहाँ पर हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, दिखाइए बिल्कुल, ये एक ऐसा नहीं कि पशुओं का नहलाने का तालाब नहीं है, ये मुख्य मार्ग है हमारा और यहाँ से वहाँ तक देखिए आप कितना तो कीचड़ है बिल्कुल पूरे रास्ते में और काफ़ी लंबी, यानी कि ये लगभग 300 मीटर का रास्ता इस नदी का है, जिसे हमें इसी स्थिति में क्रॉस करना पड़ता है।
फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं